हेलो एंड वेलकम ऑल। जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। तो इसमें हमने 27 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। हम आज हम 28th पार्ट करेंगे। 28th पार्ट में आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, तो कौन कौन से टाइप के डायमेंशंस हमारे पास होते हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल डायमेंशंस, जिनको हम बेसिक डायमेंशंस भी कहते हैं या फिर हम इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज भी कहते हैं। ठीक है, फंडामेंटल डायमेंशंस आर बेसिक डायमेंशंस एंड देन फंडामेंटल क्वांटिटीज भी हम इनको कहते हैं। देन सेकंड है हमारे पास सेकेंडरी डायमेंशंस। ठीक है, सेकेंडरी डायमेंशंस इनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज भी बोलते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको हम डिराइव करते हैं। तो फंडामेंटल डायमेंशंस मतलब जो बेसिक डायमेंशंस हमारे पास होते हैं। बेसिक डायमेंशंस में हमारे पास आ जाते हैं फंडामेंटल डायमेंशंस में। फंडामेंटल डायमेंशंस को हम बेसिक क्वांटिटीज भी कहते हैं। तो इनमें आ जाते हैं हमारे पास लेंथ है, मास है, टाइम है। ठीक है, यानी MLT हम इसको लिख सकते हैं, मास लेंथ एंड टाइम। ठीक है, इस फॉर्म में लिखते हैं MLT, मास लेंथ एंड टाइम। एंड जो हमारे पास टाइम है, ये डिस्टेंस है और ये फोर्स है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास बेसिक डायमेंशंस है, फंडामेंटल डायमेंशंस है। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, MLT-1। ठीक है, तो ये जो है MLT जो है फंडामेंटल डायमेंशंस है और फोर्स क्या है? फोर्स है हमारे पास सेकेंडरी डायमेंशन और डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टाइप जो है सेकेंडरी डायमेंशंस। सेकेंडरी डायमेंशंस आर डिराइव्ड डायमेंशंस। सेकेंडरी डायमेंशंस आर डिराइव्ड डायमेंशन क्या होते हैं हमारे पास? जिनमें एक से ज्यादा हमारे पास बेसिक डायमेंशंस हो यानी फंडामेंटल डायमेंशंस हो। ठीक है, दीज आर दोज क्वांटिटीज विच पोजेसेस मोर देन वन फंडामेंटल डायमेंशन। ठीक है, जिसमें हमारे पास एक या एक से ज्यादा फंडामेंटल डायमेंशंस हो, बेसिक डायमेंशंस हो, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी डायमेंशंस। जैसे कि इसमें एग्जांपल्स हैं वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन, डेंसिटी। वेलोसिटी आ गया हमारे पास लेंथ पर यूनिट टाइम। ठीक है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम आ गया वेलोसिटी। देन एक्सेलरेशन आ गया डिस्टेंस पर यूनिट टाइम स्क्वायर। ठीक है, देन डेंसिटी आ गया मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास डायमेंशंस है, एक से ज्यादा डायमेंशंस है। यहाँ पे लेंथ और टाइम है, यहाँ पे लेंथ और टाइम है, यहाँ पे मास और लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? एक से ज्यादा डायमेंशंस है, तो इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल डायमेंशंस। ठीक है, since velocity, density and acceleration involve more than one fundamental quantities, so these are called derived quantities। ठीक है, तो इन्हें हम derived quantities क्यों कहते हैं? क्योंकि ये derive की गई होती हैं फंडामेंटल डायमेंशन से, क्योंकि इनमें एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इसलिए हम इनको derived quantities भी बोलते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके यूनिट्स और इसके डायमेंशंस दिए हुए हैं। ठीक है, कुछ फ्लो के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके यूनिट्स और इसके डायमेंशन यहाँ पे दिए हैं, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में हमारे पास लेंथ आ जाती है, एरिया आ जाता है और वॉल्यूम आ जाती है। लेंथ मतलब इसका यूनिट क्या है? मीटर है, इसका डायमेंशन L है। एरिया का यूनिट जो है मीटर स्क्वायर है, इसका जो डायमेंशन है L स्क्वायर है। देन वॉल्यूम का M क्यूब और यहाँ पे L क्यूब। देन काइनेमेटिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टाइम आ जाता है, वेलोसिटी आ जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है, डिस्चार्ज आ जाता है। तो टाइम मतलब सेकंड, इसको हम T से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी आ गया हमारे पास डिस्टेंस पर टाइम यानी मीटर पर सेकंड, लेंथ बाय टाइम। देन एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेंथ बाय टाइम स्क्वायर। देन डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड, L क्यूब बाय T। ठीक है, देन डायनेमिक की बात करें, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं मास, फोर्स, प्रेशर, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो मास को हम केजी में डिनोट करते हैं यानी यहाँ पे m से, यहाँ पे फोर्स F से यानी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, MLT-2। ठीक है, देन प्रेशर को पास्कल से, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से भी मेजर करते हैं। देन ML-1T-2। देन एनर्जी को जूल में यानी न्यूटन मीटर में, देन ML²T-2। देन वाट, पावर को वाट में मेजर करते हैं यानी न्यूटन मीटर पर सेकंड में, दैट मींस ML²T-3। ठीक है, तो ये इसके डायमेंशंस हैं, यहाँ पे यूनिट्स हैं और ये हमारे पास
क्वांटिटीज या फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मेथोडोलॉजी ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। तो अगर हम मेथोडोलॉजी की बात करें तो ये मेथोडोलॉजी कहती है कि जो भी डायमेंशंस हैं बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी इक्वल, ठीक है। यानी इसको हम डायमेंशनल होमोजेनिटी भी बोलते हैं, ठीक है। डायमेंशनल होमोजेनिटी यानी डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो जो भी डायमेंशंस हैं बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, तो ये भी जैसे कि ये इक्वेशन है v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इसके डायमेंशन अगर बोथ साइड इक्वल है तो मतलब इक्वेशन जो है डायमेंशनली होमोजेनियस है, अगर इक्वल नहीं है तो डायमेंशनली होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। आपको सिंपली क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, वहां पे लिखना है आरपीएन शर्मा और वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेथड्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। तो डायमेंशनल एनालिसिस के कौन कौन से मेथड्स हैं जो हम यूज करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस में, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो मेथड्स यूज होते हैं, एक रियलाइज मेथड, एक है बकिंघम्स पाई थ्योरम, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रियलाइज मेथड की। रियलाइज मेथड क्या होता है, ठीक है। तो रियलाइज मेथड हमारे पास यूज होता है जहां पे हमारे पास 3 या 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, ठीक है। 3 या 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, वहां पे हम रियलाइज मेथड यूज करते हैं, ठीक है। और बकिंघम पाई थ्योरम हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे मोर देन 3 वेरिएबल्स अगर हमारे पास होंगे तो तब हम बकिंघम पाई थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो रियलाइज जो मेथड है वो हम देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन जो मैंने बताया वही है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द एक्सप्रेशन ऑफ ए वेरिएबल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल का एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। एक डिपेंडेंट वेरिएबल का एक्सप्रेशन जो हमने डिटरमाइन करना होता है उसके लिए हम यूज करते हैं। और इसमें जो मैक्सिमम हम 3 या 4 वेरिएबल्स हम यूज कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हम यूज कर सकते हैं, मोस्टली मतलब 3 ही यूज कर पाते हैं, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्सीड कर जाते हैं मोर देन 4 अगर नंबर ऑफ जो वेरिएबल एक्सीड कर जाते हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका एक्सप्रेशन निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे कि इसमें हम ले लेते हैं x क्या है, हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और x1 x2 x3 हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रियलाइज मेथड अगर हम बात करें तो हमारे पास जो x होगा डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू फंक्शन होगा किसका, x1 का, x2 का और x3 का, ठीक है। और ये x हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं कि x1 रेज़ टू पावर a, x2 रेज़ टू पावर b, x3 रेज़ टू पावर c, ठीक है। और यहाँ पे k क्या है हमारे पास, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, k इज द डायमेंशनलेस कांस्टेंट है हमारे पास यहाँ पे। एंड a b c क्या है, आर्बिट्रेरी पावर्स, आर्बिट्रेरी पावर्स मतलब कोई भी पावर्स, ठीक है, विच आर ऑब्टेन्ड बाय कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस, ठीक है। तो इसको हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, आर्बिट्रेरी पावर्स को कंपेयर करके, किसके साथ कंपेयर करके, जो भी फंडामेंटल डायमेंशंस है उसके जो भी पावर्स है उससे कंपेयर कर के हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। हम निकाल सकते हैं आर्बिट्रेरी पावर्स, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा रियलाइज मेथड क्या होता है। रियलाइज मेथड फिर भी मैं रिपीट कर लूँ एक बार। रियलाइज मेथड में हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन बकिंघम पाई थ्योरम में ऐसा नहीं होता। बकिंघम पाई थ्योरम में हमारे पास n नंबर ऑफ वेरिएबल्स रहते हैं, ठीक है, और n नंबर ऑफ डायमेंशनल n नंबर ऑफ वेरिएबल्स रहते हैं, उसको हम देखेंगे आगे। तो दूसरा मेथड हमारे पास है बकिंघम पाई थ्योरम, ठीक है। तो बकिंघम पाई थ्योरम क्या कहता है, बकिंघम पाई थ्योरम जो है हमारे पास कहता है कि इफ देयर आर n वेरिएबल्स, ठीक है, अगर हमारे पास n वेरिएबल्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट भी हैं जिसमें और डिपेंडेंट भी हैं ऑन ए फिजिकल फिनोमेना, एंड इफ देयर दीज वेरिएबल्स कंटेन m फंडामेंटल डायमेंशंस, ठीक है, n वेरिएबल्स हैं और m फंडामेंटल डायमेंशंस है हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन वेरिएबल्स को हम अरेंज करेंगे n माइनस m डायमेंशनलेस टर्म्स में, ठीक है, n माइनस m डायमेंशनलेस टर्म्स में, जिनको हम बोलेंगे पाई टर्म्स, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं पाई टर्म्स।
ठीक है। जैसे कि लेट कर लेते हैं इसमें x1 x2 से लेके xn तक हमारे पास वेरिएबल्स हैं, मतलब कौन से वेरिएबल्स, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों है, ठीक है। तो इसमें हम मान लेते हैं कि x1 क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और बाकी क्या है, बाकी सारे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, x1 डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 x3 x4 सो ऑन टू xn, ठीक है। एंड इसको हम फिर राइट करें फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 x4, ठीक है, xn इक्वल टू 0, ठीक है। अब वो इक्वेशन है डायमेंशनली होमोजेनियस इफ इट कंटेन n वेरिएबल, अगर इसमें हमारे पास n वेरिएबल्स हैं एंड इफ देयर आर m फंडामेंटल डायमेंशंस है, n वेरिएबल्स हैं और m फंडामेंटल डायमेंशंस है, देन इसको हम लिख सकते हैं डायमेंशंस ग्रुप में कॉल्ड पाई टर्म्स में इसको हम लिख सकते हैं व्हिच आर इक्वल टू n माइनस m। अगर पाई टर्म्स में इसको हमने लिखना है तो सिंपली f ऑफ पाई 1 पाई 2 पाई 3 so on to pi n minus m इक्वल टू 0। अगर पाई टर्म्स में लिखना है तो यहाँ पे n की जगह पे हमारे पास n माइनस m आ जाएगा एंड ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है प्रॉपर्टीज ऑफ पाई टर्म्स, ठीक है। तो जैसे कि हमने बात की थी बकिंघम पाई थ्योरम की, तो इसमें प्रॉपर्टीज हम देखेंगे पाई टर्म्स की। फर्स्ट है ईच पाई टर्म इज डायमेंशनलेस एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो डायमेंशनलेस है सारी पाई टर्म्स, ये इंडिपेंडेंट है जो भी डायमेंशन यूनिट्स के डायमेंशन है उससे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन बाय ए कांस्टेंट डज नॉट चेंज द कैरेक्टर ऑफ पाई टर्म। तो अगर किसी भी हमारे पास हम डिवीजन करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट से, तो उसमें कोई भी पाई टर्म में भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। देन ईच पाई टर्म कंटेन्स m प्लस 1 वेरिएबल एंड वेयर m इज द नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस एंड इज कॉल्ड द रिपीटिंग वेरिएबल, ठीक है। इसमें हम लेट कर लेते हैं इन द अबव केस x2 x3 x4 आर रिपीटिंग वेरिएबल्स है हमारे पास, एंड इफ फंडामेंटल डायमेंशंस हमारे पास m इक्वल टू 3 है, देन पाई टर्म्स को हम कैसे लिखेंगे, पाई टर्म्स को हम लिखेंगे पाई 1 होगा हमारे पास x2 a1 x3 b1 x4 c1 यहाँ पे x1, ठीक है। यहाँ पे पाई 2 आ जाएगा हमारे पास x2 a2 x3 b2 x4 c2 एंड x5, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। और पाई n माइनस m आ जाएगा x2 a n माइनस 1 x3 b n माइनस 1 x4 a n माइनस 1 इंटू xn। और ये जो इक्वेशंस होंगी इसको हम सॉल्व करेंगे बाय द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी से, एंड जो वैल्यूज हैं a1 b1 एंड c1 की वो ऑब्टेन हो जाएंगी, और फाइनल रिजल्ट जो होगा किस फॉर्म में हमारे पास होगा, पाई 1 इक्वल टू 5 एंड 2 5 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई n माइनस m एंड 2 पाई 2 हो जाएगा हमारे पास 5 पाई 1 पाई 3 पाई 4 पाई n माइनस m। मतलब यहाँ पे फर्क कहाँ पे होगा, यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पे 2 है ये तो यहाँ पे 2 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेथड्स ऑफ सिलेक्टिंग रिपीटिंग वेरिएबल्स, ठीक है। तो कौन कौन से हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, कुछ एक तरीका है जिससे हम सिलेक्ट करते हैं रिपीटिंग वेरिएबल्स को, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो भी रिपीटिंग वेरिएबल्स हैं वो किसके बराबर होने चाहिए, वो हमारे पास होने चाहिए नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस के बराबर। रिपीटिंग वेरिएबल्स किसके बराबर होने चाहिए, नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और रिपीटिंग वेरिएबल जो है हम कुछ कंसिडरेशंस है वो उसमें हम ध्यान रखते हैं, वो चीजें उसमें हम ध्यान रखते हैं, जैसे कि एज फार एज पॉसिबल डिपेंडेंट वेरिएबल शुड नॉट बी सिलेक्टेड एज रिपीटिंग वेरिएबल। तो डिपेंडिंग वेरिएबल को रिपीटिंग वेरिएबल हम नहीं सिलेक्ट करते, मतलब किसी किसी केस में करते भी हैं लेकिन उसको प्रेफर नहीं किया जाता। Then the repeating variable should be chosen in such a way that one variable contains geometric property, one contain flow property and other contain fluid property। मतलब repeating जो variable है वो हमने ऐसे select करना है जिसमें geometric property भी हो, flow property भी हो और fluid property भी हो, ठीक है। The repeating variable selected should form a dimensionless group, ठीक है। जो भी repeating variables हैं वो फॉर्म करें dimensionless group को, तो वो भी हमें ध्यान रखना है।
ठीक है। द रिपीटिंग वेरिएबल्स टुगेदर मस्ट कंटेन ऑल द 3 फंडामेंटल डायमेंशन। तो जो भी रिपीटिंग वेरिएबल्स हमने सिलेक्ट करने हैं उसमें सारे तीन जो फंडामेंटल डायमेंशन है वो आने चाहिए, मास भी आना चाहिए, लेंथ भी आना चाहिए और टाइम भी आना चाहिए, ठीक है। नो टू रिपीटिंग वेरिएबल शुड हैव द सेम डायमेंशन। अगर हमारे पास दो रिपीटिंग वेरिएबल्स हैं तो उनके सेम डायमेंशन जो है नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे डी वी रो, एल वी रो एंड डी वी न्यू म्यू, ठीक है। तो इस तरीके के हमारे पास होने चाहिए जो भी रिपीटिंग वेरिएबल हमने सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। आपको सिंपली क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, वहां पे लिखना है RPN शर्मा, तो वहां पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।